आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा की काली आंधी के कहर के पेश नज़र कई देहातों में सेल्फ लॉकडाउन कर लिया गया है। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कई रियासतों में जहां लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वहीं बाज़ शहरों और देहातों में आज खुद लॉकडाउन किया जा रहा है। कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मौज़ूआत के अफराद इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने मवाज़ात में रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। रियासत के तकरीबन 21 मवाज़ात में रज़ाकाराना लॉकडाउन नाफिज किया गया है। हालांकि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत में किसी भी किस्म का लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। इसीलिए लोग इस मौजी वायरस से ख़ुद को बचाने के लिए अपने तौर पर लॉकडाउन और इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। वरंगल, करीमनगर, रंगारेड्डी, खम्मम, आदिलाबाद, मेदक और महबूब नगर में कई मवाज़ात में रज़ाकाराना लॉकडाउन लगा लिया गया है। तमाम दुकानें सिर्फ 5 बजे सुबह था 12 बजे दोपहर के दौरान ही खुली रखी जा रही हैं और क़वाइद के ख़िलाफ़ वर्जी पर जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से फ़ी कस 500 से 1000 रुपये जुर्माने की रकम वसूल की जा रही है। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और औरंगाबाद से आने वाले अफराद को तेलंगाना आमद पर 15 दिनों के लिए सरकारी अलग थलग मरकज़ भेजा जा रहा है। अगरचे मुख्तलिफ देहातों में रज़ाकाराना लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है, सरकारी इदारों ने अपने तौर पर किसी भी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। मुख्तलिफ अजला के पंचायत ऑफिसर्स ने कहा है कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा रहनुमाना खतूत पर अमल किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ बाज़ लोग एहतियाती तौर पर ख़ुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कई लोग कोविड प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए अपने और अपने अरकान ख़ानदान के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं, जो एक लम्हे फ़िक्र। रियासत तेलंगाना के NSAUI के 13 कायदीन अदालती तहवील में रियासत तेलंगाना में NSUI के सदर P वेंकट के साथ 13 स्टूडेंट्स कायदीन को हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने 14 दिनों के लिए रिमांड में दे दिया है। पुलिस ने उन्हें चर्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया है। जुमे के रोज़ NSUI की जानिब से वज़ीर लेबर मल्लारेड्डी के मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज मुआवजे के मुतालबे के साथ धरना दिया था, जिस पर पुलिस ने वेंकट और 13 दीगर अफराद पर 8 मुकदमात दर्ज किए हैं और आज 13 अफराद को कोरोना टेस्ट किया गया और इन तमाम को जज के रूबरू पेश किया गया और जज ने इन तलबा को 14 दिन के रिमांड पर दे दिया है। दुनिया भर की खबरें। ईरान और जम्मू कश्मीर समेत इंडिया के मुतअद्दिद रियासतों में ईद के मौके पर सख्त पाबंदियों का ऐलान। इंडिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस मुसलसल चौथे रोज़ 4 लाख से ज़्यादा अफराद में कोविड की तशख़ीस हुई है, जबकि रिकॉर्ड 4092 अफराद इस वायरस के बायस ज़ख्म अजल हुए हैं। ईद के मौके पर ईरान और जम्मू कश्मीर समेत इंडिया के मुतअद्दिद रियासतों में सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एदाद शुमार के मुताबिक आलमी सेहत पर इस वक्त कोरोना वायरस के कुल मुसद्दक़ा मुतासरीन की तादाद 15 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इस आलमी वबा से 32 लाख से ज़्यादा अफराद लख्मे अजल हो चुके हैं। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के पेटेंट ख़त्म करने की तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा कि गैर
मामूली हालात के लिए गैर मामूली इक़दाम उठाने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका से, जहाँ कोविड-19 के तकरीबन 3 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा मुतासिरीन हैं, जबकि 5,80,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है। नाज़रीन, इंडिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की हंगामी सूरत-ए-हाल अख्तियार कर चुकी है और 2 करोड़ से ज़्यादा मुतासिरीन के साथ ये दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का नया मरकज़ बनता जा रहा है। इंडिया में मुसलसल कई रोज़ से यौमिया 4 लाख से ज़्यादा नए मुस्बित मरीज दर्ज हो रहे हैं और मुतअद्दिद इलाक़ों में लोग अपने अजीज़ों के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का इंतज़ाम करने की कोशिश में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पड़ोसी रियासत पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में 8 में से लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है, जबकि 40 से 49 बरस के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू में तोसी 17 मई तक सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में कोरोना कर्फ्यू में 17 मई की शाम 7 बजे तक तोसी कर दी गई है। ताज़ा तरीन अहकामात के मुताबिक इस बार कोरोना कर्फ्यू पहले के मुकाबले में सख्त होगा और इस दौरान सिर्फ मेडिकल और खाने पीने जैसी ज़रूरी खदमात ही खोलने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान 25 से ज़ायद अफराद को शादी की तकरीब में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। इससे कबल कोरोना कर्फ्यू की मुद्दत 10 तारीख की सुबह 7 बजे तक ख़त्म होने वाली थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में 17 मई तक तोसी कर दी गई है। रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 17 मई तक नाफिज कर्फ्यू में तोसी कर दी है। इससे कबल कर्फ्यू सुबह 7 बजे ख़त्म होता था। नाजरीन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रियासत में आयत को कोरोना कर्फ्यू में 17 मई तक तोसी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में हफ्ते के रोज़ कोरोना के 26,847 नए मुस्बित दर्ज हुए हैं और 298 अफराद इस वबा से रुख्मे अजल भी हुए हैं। बांग्लादेश पर इंडिया में कोरोना की तबाही का असर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इंडिया में बढ़ते हुए इन्फेक्शन और वैक्सीन का असर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश में सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि बांग्लादेश में वैक्सीन की कमी हो सकती है। माहिरीन का ख्याल है कि मुल्क में वैक्सीन की मुहिम को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, क्योंकि वायरस की नई और ख़तरनाक शक्लें पाई जा रही हैं। खबररसां इदारे के मुताबिक मुल्क की वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ कहा था कि कोरोना वायरस की इंडियन किस्म की पहली बार बांग्लादेश में तशख़ीस हुई है। कई हफ्तों से ज़्यादातर केसेस में जनूबी अफ्रीकन किस्म पाई गई। बांग्लादेश में हुकाम को तशवीश है कि नई किस्म पहले की मुख्तलिफ हालतों के मुकाबले में तेज़ी से फैलती है और ये मुमकिन है कि वैक्सीन का इन पर कोई असर न पड़े। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में बांग्लादेश में इन्फेक्शन में कमी वाक़ई हुई है, ताहम इसकी असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। नाजरीन, माहिरीन इसको वैक्सीनेशन मुहिम को तेज़ करने के लिए सही वक्त के तौर पर ले रहे हैं। बांग्लादेश के चाइल्ड हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन से वाबस्ता साइंसदान संजोटी साहा ने AP को बताया कि ये वक्त है कि वैक्सीन लगाई जाए, इन्फेक्शन की शरह को कम रखें और नई किस्मों को आने से रोकें। लेकिन इंडिया ने अपने मुल्क में बढ़ते मुतासरीन के पेश नज़र वैक्सीन की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। नाजरीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जून तक बांग्लादेश में 3 मिलियन खुराक मुहैया करना थी, हर माह 50 लाख, लेकिन अब तक यह कंपनी सिर्फ 70 लाख खुराकें फराहम करने में कामयाब रही है। कोरोना कोविड-19 की काली आंधी के ख़तरनाक फैलाव को रोकने के लिए ईरान भर में 5 रोज़ा ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी गई है। ईरान में कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए पूरे मुल्क में
5 दिन तक ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया गया है। तेजी से वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए हसन रूहानी का कहना है कि पहले दस्तयाब कोई भी वैक्सीन बेहतरीन वैक्सीन है। ईरान में नेशनल कोरोना हेडक्वार्टर के तर्जुमान अली रजी राय ने ऐलान किया है कि मंगल 11 मई बरोज़ पीर से हफ्ता 15 मई दोपहर 12 बजे तक ईरान के तमाम शहरों में ट्रैफिक की पाबंदियां आयद हो गई है और खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। ईरान में ईद उल फितर की छुट्टी के साथ ही मुख्तलिफ सूबों के दरमियान सफ़र पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। ईरान की वज़ारत सेहत के सरकारी एजाज़ शुमार के मुताबिक 283 अफराद की हलाकत के साथ कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 74,000 से ज़्यादा मुतजावज़ कर चुकी है। पिछले तखमीने से ज़ाहिर हुआ है कि असल एजाज़ शुमार सरकारी एजाज़ शुमार से 2 गुना ज़्यादा हैं। ईरानी वज़ारत सेहत का कहना है कि इस वक्त 5,500 शदीद मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल किया जा रहा है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि हफ्ते तक 12,86,000 अफराद ने वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की थी और 2,62,000 अफराद ने दोनों खुराकें वसूल की थी। कोरोना के तर्जुमान ने कहा कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जिनको अभी तक ख़तरे नहीं पिलाए गए थे वो हफ्ते से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नाज़रीन, दारुल हुकूमत दिल्ली में मज़ीद 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन में मज़ीद 1 हफ्ते की तोसी कर दी है। वज़ीर आला ने कहा है कि इस मरतबा लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन से पहले कोरोना में इन्फेक्शन की शरह 35% थी और अब 23% तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में तोसी की जा रही है। इस बार लॉकडाउन सख्त होगा। मेट्रो भी कल यानी पीर से नहीं चलाई जाएगी। माइक्रोनिकोसिस काली फंगस इंडिया में कोविड मरीजों को कैसे मुतासिर कर रही है। नाज़रीन, इंडिया में कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारियाँ जारी हैं और अब डॉक्टर कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों में एक गैर मामूली इन्फेक्शन की इत्तला दे रहे हैं। काली फंगस एक बहुत ही नायाब इन्फेक्शन है। ये आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद और बोसीदा फलों और सब्जियों में पाया जाता है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले आँखों के सर्जन डॉक्टर अक्षय नायर कहते हैं कि मादा और हवा और यहाँ तक सेहतमंद लोगों की नाक और बलगम में पाया जाता है। ये हड्डियों, दिमाग और फेफड़ों को मुतासिर करता है और ज़ियाबतीस या शदीद मदाफ़ती अफराद जैसे कैंसर के मरीज़ों या HIV एड्स के शिकार अफराद में जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर का ख्याल है कि माइक्रोनिकोसिस जिसमें अमवात की मजमूई शरह 50% हो सकता है कि शदीद बीमार कोविड-19 मरीजों की ज़िंदगी को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉइड्स इसकी वजह से बने हों। नाज़रीन, स्टेरॉइड्स कोविड-19 मरीजों के फेफड़ों में सूजन को कम करते हैं और जब जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ओवर ड्राइव में जाता है तो उस वक्त कुछ नुकसान को कम करने में मददगार होते हैं, लेकिन वो ज़ियाबतीस और गैर ज़ियाबतीस कोविड-19 मरीज़ों दोनों में क़ुव्वत मदाफ़ियत को कम करते हैं और ब्लड शुगर की सतह को बढ़ाते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि क़ुव्वत मदाफ़त से कमी माइक्रोनिकोसिस के बायस बन सकती है। इंडिया में कोविड बहरान मशहूर मेडिकल जरीदे दी लासेट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। मोदी की तवज्जो ट्विटर पर खुद पर तनकीद को दबाने पर ज़्यादा और कोविड-19 वबा को कंट्रोल करने पर कम दुनिया के मशहूर मेडिकल जरीदे दी लासेट ने एक इदारिया शाया किया है
جس میں ناظرین وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ان کی توجہ ٹویٹر پر اپنی تنقید کو دبانے پر زیادہ اور کووڈ-19 وبا کو کنٹرول کرنے پر کم ہے۔ جرنل نے لکھا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں مودی خود پر تنقید اور بحث دبانے کی کوشش معافی کے لائق نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلویشن کے اندازوں کے مطابق انڈیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے اموات کی تعداد 1 اگست تک 10 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ لاسٹ کے مطابق کورونا کے خلاف ابتدائی کامیابی کے بعد سے حکومت کی ٹاسک فورس اپریل تک ایک بار بھی نہیں ملی۔ جریدے کے مطابق اس فیصلے کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اب وبا بڑھتی ہی جا رہی ہے اور انڈیا کو نئے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ حکومت اپنی غلطیوں کو قبول کر کے شفافیت کے ساتھ حکومت چلاتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان میں گزشتہ روز 3785 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ 118 افراد اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ روز کووڈ-19 سے 118 افراد ہلاک ہونے کے ساتھ ساتھ 3785 افراد میں اس وائرس کی موجودگی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 40,736 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مثبت کیسوں کی شرح 9.29 رہی ہے۔ چین کا راکٹ CZ-5B-Y2 بحر ہند میں گر گیا۔ ناظرین، امریکی خلائی ادارہ اسپیس کنٹرول اسکواڈرن نے اب توثیق کی ہے کہ چین کا راکٹ CZ-5B-Y2 بحر ہند میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ پلیٹری سوسائٹی آف انڈیا PSI کے ڈائریکٹر رگھو نند کمار نے UNI کو بتایا کہ چینی راکٹ کس مقام پر گرا ہے اس کی قطعی مقام کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مقام سعودی عرب کے صحرا رحل الخالی میں مالدیپ کے شمال میں کہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج صبح زمین کے اطراف اپنی ایک چکر لگانے کے دوران اور زمین سے ٹکرانے سے پہلے یہ راکٹ ہندوستان کے ممبئی اور حیدرآباد کے اوپر سے اڑا اور بالآخر بحر ہند میں جا گرا۔ چونکہ یہ چین کا مشن ہے اسی لیے اصل ذرائع سے معلومات آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ کمار نے تاہم کہا ہے کہ گمراہ کن تصاویر، پیشرو مشن کی ویڈیوز اور فلموں کے کلپ سے بھی گشت کی جا رہی ہیں۔ اس دوران ناسا کے ایڈمنسٹریٹر ٹیلسن نے اس کے گرنے کی تعلق سے اپنے بیان میں کہا کہ خلائی سرگرمیاں انجام دینے والے ممالک کو چاہیے کہ وہ خلائی ایشیا سے عوام اور زمین پر املاک کو ہونے والے خطرات کو کم کریں۔ اس راکٹ کی لمبائی 98 فٹ جبکہ چوڑائی 16 فٹ تھی اور اس کے ذریعے اپریل کے آخری میں چین کے نئے خلائی مشن کے مدار میں لے کر جانے کی تیاریاں کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ 1990 عیسوی کے بعد سے 10 ٹن سے زیادہ وزنی کسی بھی مشن یا راکٹ کو زمین کے مدار میں دانستہ طور پر نہیں چھوڑا گیا تاکہ وہ بے قابو ہو کر زمین پر گرے، مگر اب 21 ٹن وزنی راکٹ زمین پر گرنے والے سب سے بڑے راکٹ میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصی میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں، 200 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ یورپی یونین نے پرسکون رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مسجد اقصی اور مقبوضہ بیت المقدس کے دیگر مقامات پر فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان گزشتہ رات جاری رہنے والے شدید جھڑپوں میں 200 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ AP نیوز کے مطابق گزشتہ کئی ہفتوں کی بے چینی کے بعد بیت المقدس میں یہ پرتشدد واقعہ ہوئے ہیں۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ آخری یہ پرتشدد واقعات کا سلسلہ کس وجہ سے شروع ہوا ہے۔ ہزاروں مسلمان نمازی وسیع و عریض پہاڑی پر مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری وہاں تعینات تھی۔ اس دوران
फसाद शुरू हो गया। मुजाहिरीन के बड़े ग्रुप रात भर संगबारी करते दिखाई दिए। इसराइली पुलिस ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसाई और आंसू गैस फेंकी। फलस्तीनी बिलाल अहमद की इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि जख्मियों में से 88 अफराद को दवाखाने में दाखिल कराया गया है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 83 अफराद रबड़ की गोलियों से जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 की आंख में गोली लगी है जबकि 2 को सर में शदीद चोटें आई हैं। 2 अफराद के जबड़े टूट गए हैं। इसराइली पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने इन पर पथराव किया, नेज़, आतिशबाजी और दीगर सामान फेंका, जिससे 6 अहलकार जख्मी हो गए। इन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। पुलिस ने कहा है कि हम इन पुरतशद्दुद हंगामों, फसादात और अपनी अफवाज पर हमलों का सख्ती से जवाब देंगे। वाज़ेह रहे कि मस्जिद अक्सा यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस तरीन है। ये तवील अरसे से इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन मुतनाज़ा मामला बना हुआ है। इस मुकाम की निगरानी करने वाले इस्लामी औक़ाफ़ ने कहा है कि मस्जिद अक्सा में 70,000 नमाजी जुमातुल विदा की नमाज में शरीक थे। इसके बाद हज़ारों अफराद ने हमास के सब्ज़ झंडे लहराए और हमास की हिमायत में नारे लगाए। इसराइल ने इफ्तार के बाद फ़लस्तीनियों के लिए एक ख़ास मुकाम पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसराइल के इस इक़दाम से तसादुम का सिलसिला शुरू हो गया जो 2 हफ्ते जारी रहा। अमेरिका ने कहा है कि वो तशद्दुद वाक़यात और इनख़ला की धमकियों पर सख्त तशवीश का शिकार है। कशीदगी दूर करने के लिए अमेरिका दोनों फरीक़ों के रहनुमाओं से राब्ते में है। नाज़रीन, अमरीकी महकमा खारिजा ने बयान में कहा कि यह ज़रूरी है कि तनाव को बढ़ावा देने वाले या अमन से दूर ले जाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए। इन इक़दामात में बेदखलियाँ, आबादकारियाँ की सरगर्मियाँ, घरों की मुस्मारी और दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी पुरसुकून रहने की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा कि इनक़ला जैसे इक़दामात शदीद तशवीश का बायस है। ऐसे इक़दामात इंसानियत से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी क़ानून के ख़िलाफ़ और गैर क़ानूनी हैं। ये सिर्फ तनाव में इजाफ़ा करने में बढ़ावा देते हैं। पड़ोसी उर्दन, जिसने 1994 में इसराइल के साथ सुलह की थी, उर्दन मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात का निगहबान है। इसने भी इसराइल के इन इक़दामात की मज़म्मत की है। खलीजी रियासत बहरीन ने भी इसराइल इक़दामात की मज़म्मत की है। बहरीन ने गुज़िश्ता साल एक माहिदे के बाद से इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुक़ात इस्तेवार कर रखे हैं। इसराइल और फ़लस्तीनी आइंदा दिनों मज़ीद बदअमनी का शिकार हो सकते हैं। इतवार को रमज़ान करीम की 27वीं शब है और इतवार को यौम बैतुल मुक़द्दस का भी आगाज़ है। ये एक कौमी तातील है जिसमें इसराइल मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस की अपने साथ शमूलियत मनाता जाता है और मजहबी कौम परस्त शहर में परेड और दीगर तक़रीबात का इनेकाद करते हैं। अरब लीग का हंगामी इजलास पीर को कतर की सरबराही में होगा। फ़लस्तीनी दरख्वास्त की क़तर, उर्दन और यमन ने हिमायत की है। फ़लस्तीनी दरख्वास्त पर अरब लीग का हंगामी इजलास पीर को जनरल सेक्रेटरीट कायरा में कतर की ज़ेर क़यादत होगा। अरब लीग का हंगामी इजलास बुलाने के लिए फ़लस्तीनी दरख्वास्त की क़तर, उर्दन और यमन ने हिमायत की है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक इजलास के शुरका मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइल की जारहाना इक़दामात व जराइम इस्लामी व ईसाई मकामात मुक़द्दसा ख़ुसूसन मस्जिद अक्सा और नमाजियों पर हमले के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। बैतुल मुक़द्दस के फ़लस्तीनी शहरियों के मकानात पर कब्ज़े के मंसूबों और इसराइल की वहशियाना सरगर्मियों का भी जायज़ा लिया जाएगा। अरब लीग के इजलास में ख़ुसूसन शेख जर्राह महले का मामला ज़ेर बहस आएगा, जिसे इसकी हकीकी बाशिंदों से खाली कराने और उन्हें इलाक़े से निकालने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब इमारात की जानिब से फ़लस्तीनियों की बेदखली के इसराइली इक़दामात मुस्तरद। सऊदी अरब ने यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के घर खाली करवाने और वहाँ इसराइली अमलदारी नाफिज किए जाने की इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब की जानिब से बयान हफ्ते को इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान आया जब जुमे की रात 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हम कोई भी एक तरफ़ा इक़दाम उठाने
اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے کسی بھی اقدام کی مذمت کرتے ہیں جس کی وجہ سے خطے کے استحکام اور عمل کو خطرات لاحق ہونے کا اندیشہ ہو۔ ناظرین، بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور مکمل حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی عرب 1967 عیسوی کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینیوں کے آزاد ریاست کے قیام جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگی حمایت کی ہے، جو کہ بین الاقوامی فیصلوں اور عرب امن اقدامات کے مطابق ہے۔ عرب پارلیمنٹ، اسلامی تعاون تنظیم OIC، روس اور یورپی یونین نے بھی مسجد اقصی کی بے حرمتی پر اسرائیلی افواج کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور عمان نے بھی اسرائیلی فوج کی مذمت اور فلسطینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں پر جارحیت اسرائیلی کی ایٹیٹیوڈ پالیسی ہے اور یہ نسلی تطہیر پر مبنی ہے۔ ناظرین، یورپی یونین نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ القدس میں اشتعال انگیزی بند کرنے کے لیے فوری اقدام کرے۔ روس نے بھی مسجد اقصی کی بے حرمتی اور شہریوں کے خلاف جارحانہ اقدامات کی مذمت کی ہے۔ امارات نے بھی مسجد الاقصی میں اسرائیلی حکام کے گھسنے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امارات کے دفتر خارجہ نے بیان میں مشرقی بیت المقدس میں پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امارات نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام بین الاقوامی قوانین کے مطابق فلسطینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، انہیں مذہبی شعائر ادا کرنے کا اختیار استعمال کرنے دیا جائے، مسجد اقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ناظرین، عمان نے بھی یروشلم شہر سے فلسطینیوں کو بے دخلی کی اسرائیلی پالیسی کو مسترد کیا ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں عمان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم آزاد فلسطینی ریاست کے قیام قانونی حق کے ساتھ کھڑے ہیں جس کی سرحدیں 1967 عیسوی کے مطابق ہوں، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہے۔ ہفتے کو فلسطینی محکمہ صحت کے اہلکاروں نے بتایا کہ رات کے وقت الاقصی مسجد کے کمپاؤنڈ اور یروشلم کے دوسرے حصوں میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپوں کے دوران 200 سے زائد فلسطینی شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کا احتجاج کرے، سعودی عرب کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کا احتجاج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اقوام متحدہ میں استعمار کے خاتمے کے لیے قائم سیاسی کمیٹی میں عرب ممالک کی ترجمانی کرتے ہوئے سعودی سفیر عبداللہ المعلمی نے کہا ہے کہ اسرائیل انسانیت نواز اصول توڑنے، بین الاقوامی قوانین پامال کرنے اور عالمی روایت کو پیروں تلے روننے پر قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ناظرین، عبداللہ المعلمی نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل نے جارحیت کی ابتدا کی ہے۔ اسرائیلی حکام نے ماورائے عدالت قتل کر کے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کی، غزہ کی آبادی پر فضائی حملے کیا اور حملوں سے اب تک 32 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ المعلمی کے مطابق اسرائیلی فلسطینی شہریوں پر حملے کر کے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ حملے میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں تک کو نہیں بخشا جا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی برادری کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، سعودی سفیر نے عرب گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک اسرائیل کے جارحانہ حملوں کو پوری قوت سے مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی غاضب طاقت کی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر رہا ہے۔ وہ القدس کے عرب تشخص کو مٹانے کے در پہ ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق القدس مقبوضہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے اور فلسطین ریاست کا ہمیشہ کے لیے دارالحکومت ہے۔ المعلمی نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی جن جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اس کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری ٹھوس موقف اختیار کرے، اسرائیل کے احتساب کے طریقہ کار پر غور کرے، ذمہ دار عناصر کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، جرائم کے ارتکاب پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اسرائیل سمیت کوئی بھی ریاست قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ المعلمی نے مزید کہا ہے کہ تمام بین الاقوامی دستاویزات اور
قراردادوں میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ بیت المقدس عرب اسرائیل کشمکش کے پرامن اور منصفانہ حل کی بنیادی مسئلہ ہے۔ عرب ممالک پوری قوت سے اسرائیل کے ان تمام غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرتے ہیں جو اس نے قابض طاقت کی حیثیت سے القدس کی تاریخی اور قانون پوزیشن کو تبدیل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیاسی کمیٹی میں عرب ممالک کی ترجمانی سعودی سفیر کی فائل فوٹو۔ ناظرین، یہ رپورٹ جمعرات 14 نومبر 2019 عیسوی کو شائع ہوئی تھی۔ امریکا اور یورپی یونین نے کابل اسکول بم دھماکے کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین EU اور امریکہ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں لڑکیوں کے اسکول میں ہوئے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ کابل کے سید الشہداء اسکول میں ہفتے کے روز ہوئے بم دھماکے میں کم سے کم 53 افراد ہلاک اور 151 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یورپی یونین کے ایکسٹرنل آپریشن سروس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی یونین افغانستان میں خوفناک دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتا ہے، اور بیان میں کہا گیا ہے کہ اسکول میں بچوں پر حملہ نہ صرف افغان آبادی پر بلکہ دنیا بھر میں ان سبھی پر حملہ کیا ہے جو خواتین اور لڑکیوں کے مساوی حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان کے اسکول پر ہونے والے وحشیانہ بم حملے کی مذمت کی اور معصوم شہریوں پر حملے اور تشدد کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت نے ان بم دھماکوں کو افغانستان کے مستقبل پر حملہ قرار دیا ہے۔ کابل میں اسکول پر حملے کی کسی بھی دہشت گردانہ تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم افغان صدر اشرف غنی نے طالبان باغیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں تشدد بڑھانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے میں طالبان جنگجوؤں کی ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے داعش کے عسکریت پسند گروپ کلدم خرار پر بم دھماکہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی نے مودی کو خط لکھا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اتوار کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر کووڈ-19 کے خلاف جنگ کے لیے ریاست میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے مدد مانگی ہے۔ محترمہ ممتا بنرجی نے مسٹر وزیر اعظم نریندر مودی سے آکسیجن کنسنٹریٹر سلنڈرز اور کووڈ-19 سے متعلق دواؤں پر لگنے والے اشیاء اور خدمات ٹیکس GST کسٹم ڈیوٹی کو معاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لکھا کہ ملک میں اور عام طور پر مغربی بنگال میں کووڈ کے کیسز میں اچانک ہوئے اضافے کے سبب آپ کو بنیادی ڈھانچے، آلات، میڈیکل اور آکسیجن سمیت ایک طبی نظام کو بڑھانے کی سہولت پر ایک اہم مسئلے کے بارے میں لکھ رہی ہوں۔ انہوں نے خط میں کہا کہ ہم نے چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور مختلف ذرائع سے وسائل کی سمت دینے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں، جن میں کووڈ علاج کے لیے زندگی بخش دواؤں اور آکسیجن کی دستیابی کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بڑی تعداد میں تنظیموں نے نجی اور مخیر ایجنسیاں آکسیجن کنسنٹریٹر سلنڈرز، کرائیوجینک ٹینک، اسٹوریج ٹینک کنٹینرز اور کووڈ سے متعلق دواؤں کا عطیہ کرنے آگے آئے ہیں۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کے بڑے فرق کو پورا کرنے میں ریاستی حکومتوں کی کوشش سے ان تنظیموں کے عطیات ضمنی ہوں گے۔ محترمہ بنرجی نے کہا ہے کہ عطیہ کنندگان اور ایجنسیوں نے کسٹم ڈیوٹی، SGST، IGST چھوٹ پر غور و خوض کرنے کے سلسلے میں ریاستی حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکزی حکومت کے دائرے میں آتا ہے۔ میں درخواست کروں گی کہ ان اشیاء کو GST، کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ایسے ٹیکس سے چھوٹ دی جائے۔ اس سے زندگی بخش دواؤں اور آلات کی سپلائی میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو سکیں گی اور کووڈ وبا کے مؤثر انتظام کی سمت میں اہم حصہ داری کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس اہم معاملے میں آپ کے غور و خوض اور تعاون کے لیے تیار ہوں۔